हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन और टाइप ऑफ वेरिएबल्स इन जावा। तो पहले बात करते हैं वेरिएबल क्या होता है। अ वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन विच स्टोर्स वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग। यानी कि वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन का नाम होता है, एक मेमोरी सेल का नाम होता है जहां पर प्रोग्रामिंग के दौरान वैल्यू को स्टोर किया जाता है। जैसे हमारा कोई कंटेनर होता है तो कंटेनर किसी ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज को स्टोर करने के काम में आता है। ठीक ऐसे ही मेमोरी सेल हमारा प्रोग्रामिंग के दौरान जो वैल्यू को स्टोर करता है उस मेमोरी सेल को ही हम लोग वेरिएबल कहते हैं। तो वेरिएबल मेमोरी सेल का एक नाम होता है। A variable definition tells the compiler where and how much storage to create for the variable. वेरिएबल डेफिनेशन के थ्रू कंपाइलर को पता चलता है कि कहां और कितने साइज का मेमोरी सेल हमें क्रिएट करना है। वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब बात करते हैं कोई वेरिएबल किस तरीके से डिक्लेयर होता है। ऑल वेरिएबल्स मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर दे आर यूज्ड इन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। किसी भी वेरिएबल को एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट में यानी कि प्रोग्राम में यूज करने से पहले उसे डिक्लेयर करना मस्ट होता है। वेरिएबल डिक्लेरेशन रिजर्व्स मेमोरी रिक्वायर्ड फॉर डेटा स्टोरेज। किसी भी डेटा स्टोरेज के लिए वेरिएबल डिक्लेरेशन के दौरान मेमोरी को रिजर्व किया जाता है। अब हम सिंटेक्स देख लेते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए क्या करना होता है। सबसे पहले हमें डेटा टाइप लिखना होता है, फिर हम एक वैलिड आइडेंटिफायर वेरिएबल नेम के फॉर्म में यूज करते हैं। तो जैसे अगर मेरे को कोई एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है नम नेम से, तो हम इस तरीके से डिक्लेयर करेंगे। पहले डेटा टाइप होगा इंट, फिर वेरिएबल का नाम होता है। वेरिएबल का कोई भी नाम आइडेंटिफायर, एक वैलिड आइडेंटिफायर यूज हो सकता है। तो यहां पर हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नाम है नम। इसी तरीके से अगर मुझे कोई कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो मैं पहले डेटा टाइप क्या लिखूंगा, कैर। तो कैर का मतलब क्या होगा, ये कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा। और वेरिएबल का नाम क्या होगा, ch। तो यहाँ पे हम लोग कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल ch को डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक ऐसे अगर मुझे फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो हमारा डेटा टाइप हो जाएगा फ्लोट और वेरिएबल का नाम हो जाएगा n। तो ये एक आइडेंटिफायर है, मैं कुछ भी वेरिएबल यूज कर सकता हूँ, एक्स वाई जेड कोई भी नाम हो सकता है। इसी तरीके से अगर मुझे डबल टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो मैंने डेटा टाइप लिख लिया डबल और वेरिएबल का नाम हो गया आर। तो फिलहाल हमारा जो वेरिएबल का नाम होता है ये आइडेंटिफायर है, इसके लिए मैं कोई भी यूज कर सकता हूं नेम। इंट हमारा डेटा टाइप होता है, ठीक जैसे यहाँ पे इंट डेटा टाइप है, इस वाले में कैरेक्टर डेटा टाइप होगा कैर, इसमें फ्लोट डेटा टाइप हो गया और इसमें हो गया डबल डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम हो गया आर। तो यहां पर मैंने ये चारों एग्जांपल, चाहे मैं इसकी बात करूं, सेकेंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, तो इन चारों एग्जांपल्स में एक बार में हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं। हम अगर चाहें तो एक साथ दो या दो से अधिक वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे यहां पर हमने एक इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर रखे हैं। फर्स्ट वेरिएबल का नाम नम है, सेकंड वेरिएबल का नाम सम है और थर्ड वेरिएबल का नाम हमारा एवीजी होता है। तो इस तरीके से कॉमन डेटा टाइप लेके हम 3 अलग अलग या 2 अलग अलग या कितने भी अलग अलग वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ int इन तीनों वेरिएबल के लिए कॉमन होता है। ये इस स्टेटमेंट का मतलब ठीक ऐसे होगा, अगर मैं अलग अलग लाइन पे डिक्लेयर करता तो मुझे इस तरीके से इस वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता। पहले मैंने इंट नम डिक्लेयर किया, देन मैं इंट सम को डिक्लेयर करूंगा, फिर मैं इंट एवीजी को डिक्लेयर करूंगा। तो इस तरीके से अगर एक या दो वेरिएबल हैं तो शायद ये हमारे लिए आसान होगा, लेकिन अगर मुझे 10, 15 या 20 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं तो ऐसे 20 लाइंस पे लिखने में हमारा टाइम काफी कुछ वेस्ट होता है। तो उसी चीज को हम एक कॉमन लाइन पे इस तरीके से वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब जैसे मुझे अगर 4 कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल एक साथ डिक्लेयर करने हैं तो मैं कैसे करूंगा, कैर मेरा डेटा टाइप हो गया और 4 वेरिएबल मेरे होंगे ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। तो यहाँ पे 4 वेरिएबल्स मैंने एक सिंगल स्टेटमेंट में डिक्लेयर कर दिए हैं। यहाँ ए बी सी डी
ये 4 वेरिएबल्स के नेम हो गए और कैर इनके लिए कॉमन डेटा टाइप होता है। तो इसी तरीके से मुझे दो फ्लोटिंग टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, तो मैं फ्लोट ले लूंगा, मैंने आर कॉमा जे, तो यहाँ पर आर और जे हमारा वेरिएबल हो गया और फ्लोट क्या होता है, डेटा टाइप होता है। तो इस तरीके से किसी भी डेटा टाइप को डिक्लेयर करने के लिए पहले किसी भी कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले हमें उसका डेटा टाइप मेंशन करना होता है, देन हम उसके वेरिएबल नेम को यहाँ पे असाइन करते हैं। नेक्स्ट आता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होता है, when a variable is defined we can immediately give that variable a value, this is called variable initialization और इनिशियलाइजेशन। तो जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हमें उसे एक वैल्यू तुरंत देनी होती है, इसी टेक्निक को हम लोग वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हैं। तो इनिशियलाइजेशन मीन्स होता है इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करना वेरिएबल को। तो वेरिएबल को शुरुआती वैल्यू देने के लिए हम लोग वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का यूज करते हैं। तो उसके लिए पहले हम लोग डेटा टाइप यूज करेंगे, देन वेरिएबल का नाम, फिर आगे हम लोग वैल्यू मेंशन कर देते हैं। तो इस स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन कॉमन एक लाइन पे हो जाता है। जैसे एग्जांपल ये होगा, हमने इंट डेटा टाइप हो गया, नाम वेरिएबल का नाम हो गया और इससे हमने 5 असाइन कर दिया है। यहाँ पे जो ये इक्वल है ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। जैसे अगर मैंने यहाँ लिखा इंट नम असाइनमेंट 5, तो इसका मतलब क्या है, जो ये इक्वल है इसको कहा जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको हम बाद में ऑपरेटर टॉपिक में क्लियर करेंगे, तो फिलहाल इसका नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या काम करता है, ये अपने राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑपरेंड के अंदर स्टोर कर देता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, जैसे हमने लिखा इंट नम इक्वल 5, तो होगा क्या, मेमोरी में एक नम नेम का मेमोरी सेल हमारा क्रिएट हो जाता है। अब उस मेमोरी सेल का नाम क्या होगा, नम होगा और इस नम के अंदर क्या स्टोर हो जा रहा है, 5, यानी कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर है अपने राइट हैंड साइड की वैल्यू को अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल यानी कि ऑपरेंड के अंदर स्टोर कर देता है। तो इस तरीके से नम के अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, हमारी 5 स्टोर हो जाता है और इस वेरिएबल का नाम हो गया नम। ठीक ऐसे यहाँ पे एक ch नाम का वेरिएबल है जो कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा, क्योंकि डेटा टाइप से क्लियर होता है कि कैसी वैल्यू स्टोर करने वाला है। तो ये कैर अगर हमारा डेटा टाइप है तो इसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, ए, यानी कि जो हमारा इक्वल लगा है असाइनमेंट ऑपरेटर, ये राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑपरेंड या वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता है। अब कैरेक्टर को सिंगल कोट्स में लिखा जाता है, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा है, नंबर को विदाउट कोट्स लिखा जाता है। अब ch इस मेमोरी सेल का नाम हो गया और इसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर हो गई, ए। ठीक ऐसे यहाँ पे आर नेम से एक मेमोरी सेल बन रहा है, वेरिएबल क्रिएट हो रहा है और उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो रही, 2.5f, तो फ्लोटिंग के लिए f आगे लगा दिया जाता है। ऐसे यहाँ पर हम एक से ज्यादा वेरिएबल को भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो a और b यहाँ पर एक साथ दो मेमोरी सेल बन रहे हैं, तो ये फर्स्ट मेमोरी सेल वेरिएबल a हो गया और सेकंड वेरिएबल हो गया b। अब a के अंदर कितनी वैल्यू स्टोर होगी, 5, एंड b के अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगी, 10। तो यहां पर एक साथ हम दो वेरिएबल यानी कि दो मेमोरी सेल को क्रिएट कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, अगर मैं इस स्टेटमेंट की बात करूं पूरी लाइन की बात, तो यहां पे डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन कॉमन लाइन पे हो रहा है। जैसे ये एग्जांपल हो गया, तो ये पूरा एग्जांपल यहां पे क्या हो रहा है, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन कॉमन लाइन में हो रहा है, सेम लाइन पे हो रहा है। इसी काम को हम दो अलग अलग डिफरेंट लाइंस पे भी कर सकते हैं। जैसे सपोज फर्स्ट लाइन पे हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर देंगे int num इस तरीके से, और नेक्स्ट लाइन पे इस num को इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं num इक्वल 5। तो इस तरीके से हम अगर चाहें तो एक कॉमन लाइन पे डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन दोनों एक साथ कर सकते हैं, और अगर चाहें तो इस तरीके से डिफरेंट लाइन पे भी हो सकता है। इस फर्स्ट लाइन पे हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और सेकंड लाइन पे वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ वेरिएबल्स इन जावा। अब जावा में कितने तरीके के वेरिएबल होते हैं, हमारे जावा में 3 तरीके के वेरिएबल्स यूज किए जाते हैं। वो 3 वेरिएबल होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल, क्लास वेरिएबल
एंड लोकल वेरिएबल। बाकी सी और सी प्लस प्लस में दो तरीके के वेरिएबल होते हैं, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। लेकिन जावा में तीन तरीके के वेरिएबल होंगे, नंबर 1 इंस्टेंस वेरिएबल, नंबर 2 क्लास वेरिएबल और नंबर 3 होता है लोकल वेरिएबल। अब इसे हम एक प्रोग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारे जो क्लास है उसका नाम शो है और यहाँ तीन वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर रखे हैं। फर्स्ट है देखो इंस्टेंस वेरिएबल, सेकंड क्लास वेरिएबल और थर्ड आता है लोकल वेरिएबल। तो इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल दोनों क्लास लेवल पे डिफाइन होते हैं, यानी कि किसी भी मेथड या कंस्ट्रक्टर के बाहर डिक्लेयर किए जाते हैं, जबकि लोकल वेरिएबल किसी मेथड के अंदर या किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर डिक्लेयर होता है। तो जिस वेरिएबल से पहले क्लास लेवल में कोई भी स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगा होता है उसे इंस्टेंस वेरिएबल कहा जाता है, और जिस वेरिएबल से पहले क्लास लेवल में स्टैटिक लगा होगा वो क्लास वेरिएबल कहलाता है। और जो लोकल वेरिएबल होता है वो हमेशा मेथड के अंदर ही डिक्लेयर किया जाता है। तो जो मेथड के अंदर डिक्लेयर होगा वो लोकल वेरिएबल होगा, और जो क्लास लेवल पे डिक्लेयर होगा इसको हम क्लास लेवल बोलते हैं। क्लास के जस्ट बाद जो वेरिएबल हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं उसे क्लास लेवल वेरिएबल बोलते हैं। तो क्लास लेवल वेरिएबल जो होंगे या तो वो इंस्टेंस वेरिएबल होगा या तो क्या होगा क्लास वेरिएबल। अब क्लास वेरिएबल किसको बोलेंगे? जिस वेरिएबल से पहले स्टैटिक कीवर्ड यूज होगा वो क्लास वेरिएबल होगा, और जिससे पहले स्टैटिक कीवर्ड यूज नहीं होगा वो इंस्टेंस वेरिएबल होता है। अब हम लोग इसे प्रोग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, इन तीनों वेरिएबल्स को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। जावा के तीनों वेरिएबल को क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे तीन क्लास ऑलरेडी क्रिएट कर लिए हैं। एक वेरिएबल इंस्टेंस नाम से क्लास है जिसके अंदर हमने इंस्टेंस वेरिएबल की कोडिंग को हम देखेंगे। सेकंड वेरिएबल क्लास नाम से हमने बनाया है, इसके अंदर मैं क्लास वेरिएबल को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और थर्ड है वेरिएबल लोकल, इसके अंदर लोकल वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं इंस्टेंस वेरिएबल की। तो देखिए इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है। नंबर 1 पॉइंट, instance variable are declared in a class level but outside a method, constructor or any block। इंस्टेंस वेरिएबल जो होते हैं क्लास लेवल पे डिक्लेयर होते हैं। तो हमारी ऑलरेडी यहाँ क्लास है, तो मैं अगर इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा तो क्लास लेवल पे डिक्लेयर करूंगा। तो क्लास लेवल क्या होती है, ठीक क्लास के बाद यानी कि मेथड से बाहर इस रीजन को हम लोग क्लास लेवल कहते हैं। तो यहाँ इंटीजर टाइप का एक इंस्टेंस वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर रहा हूं जिसका नाम है n। तो इंस्टेंस वेरिएबल किसी भी मेथड के बाहर डिक्लेयर होंगे या कंस्ट्रक्टर के बाहर डिक्लेयर होते हैं, कभी मेथड के अंदर डिक्लेयर नहीं हो सकते। यहाँ पे मैंने दो मेथड बनाए, देखिए एक बनाया टीचर नेम से मेथड जो नॉन स्टैटिक मेथड है, और दूसरा मेथड मैंने बनाया स्टूडेंट नेम से जो स्टैटिक मेथड होता है। तो जब भी इंस्टेंस वेरिएबल को हमें डिक्लेयर करना होगा हम किसी भी मेथड या कंस्ट्रक्टर के बाहर क्लास लेवल में डिक्लेयर करते हैं। तो अभी जो n है हमारा वो इंस्टेंस वेरिएबल होता है। सेकंड पॉइंट, एसएस मॉडिफायर्स कैन बी गिवन फॉर इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल से पहले कोई भी एसएस मॉडिफायर हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास जावा में चार तरीके के एसएस स्पेसिफायर होते हैं। नंबर 1 पब्लिक, नंबर 2 प्राइवेट, नंबर 3 प्रोटेक्टेड, नंबर 4 एंड लास्ट है डिफॉल्ट। तो फिलहाल मैं इसको पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड या डिफॉल्ट कोई भी एसएस स्पेसिफायर का यूज कर सकता हूं। तो मैं यहां पे लगाने वाला हूं पब्लिक। तो देखिए हम यहां अगर पब्लिक यूज करेंगे तो हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है, क्लास कंपाइल्ड नो सिंटैक्स एरर। तो यानी कि हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल को आगे कोई भी परमिशन लेवल या एसएस मॉडिफायर्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द इंस्टेंस वेरिएबल आर विजिबल फॉर ऑल मेथड्स, कंस्ट्रक्टर्स एंड ब्लॉक इन द क्लास। जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं वो किसी भी मेथड या कंस्ट्रक्टर या ब्लॉक के लिए विजिबल होते हैं क्लास के अंदर। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे दो मेथड क्रिएट करे हैं, एक है मेरा नॉन स्टैटिक मेथड टीचर और सेकंड हमारा स्टैटिक मेथड है स्टूडेंट। तो हमारा जो इंस्टेंस वेरिएबल है n वो इस नॉन स्टैटिक मेथड टीचर के अंदर भी यूज हो सकता है, प्लस वो इंस्टेंस वेरिएबल इस स्टैटिक मेथड स्टूडेंट के अंदर भी यूज किया जा सकता है। तो फिलहाल अगर मैं यहाँ पे इसको यूज करूंगा तो नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए वो कॉन्सेप्ट हमने लिखा है यहाँ पे फोर्थ पॉइंट पे, इंस्टेंस वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड डायरेक्टली बाय नॉन स्टैटिक मेथड।
इंस्टेंस वेरिएबल जो होते हैं नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर डायरेक्टली यूज हो सकते हैं विदाउट एनी ऑब्जेक्ट क्रिएशन के, यानी कि बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट करे हम लोग नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, बट इंस्टेंस वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड बाय स्टैटिक मेथड यूजिंग ऑब्जेक्ट नेम, जबकि स्टैटिक मेथड के अंदर कोई भी इंस्टेंस वेरिएबल बिना ऑब्जेक्ट के यूज नहीं हो सकता है, यानी कि उसको स्टैटिक मेथड के अंदर यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। तो फिलहाल नॉन स्टैटिक मेथड में हम लोग डायरेक्टली यूज कर पाएंगे। तो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है n, तो इसकी मैं एक वैल्यू असाइन कर देता हूं, मैंने n को दे दिया 10, तो हम लोग इजिली यहाँ पे यूज कर लेंगे। अब मैं n की वैल्यू यहाँ पे अगर प्रिंट करना चाहूँ तो मैं इस तरीके से इसकी वैल्यू को प्रिंट कर सकता हूँ। तो n हमको प्रिंट करना है। तो अब मैं देखिए कंपाइल करूंगा तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो जाता है, यानी कि जो एरर आई है नो सिंटैक्स एरर है, तो दैट मींस ये सक्सेसफुली यहाँ पे यूज हो रहा है। तो हम किसी भी इंस्टेंस वेरिएबल को नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी इंस्टेंस वेरिएबल को स्टैटिक मेथड के अंदर यूज करना चाहें तो हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। तो बिना ऑब्जेक्ट के एरर जनरेट होती है। जैसे मान लीजिए एक इंस्टेंस वेरिएबल n है, तो इसी को अगर मैं इसके अंदर यूज कर रहा हूं तो यहाँ पे मैंने इंस्टेंस वेरिएबल को 15 दे दिया वैल्यू, और अगर मैं उसकी वैल्यू को यहाँ प्रिंट करता हूं तो देखिए हमारे प्रोग्राम में एरर आ जाती है। तो बात क्या हो रही है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल n स्टैटिक मेथड के अंदर यूज नहीं हो सकता है। तो उसके लिए हमें क्या काम करना होता है, इंस्टेंस वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड बाय स्टैटिक मेथड यूजिंग ऑब्जेक्ट नेम। तो कोई भी इंस्टेंस वेरिएबल को ऑब्जेक्ट नेम के थ्रू ही यहाँ पे यूज किया जाता है। तो पहले हमें स्टैटिक मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, देन हम किसी इंस्टेंस वेरिएबल को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अब ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्या काम करना होता है, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पहले हमें क्लास नेम लिखना होता। तो हमारा क्लास नेम है वेरिएबल इंस्टेंस, फिर मैंने ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया ओबीजे, फिर हम लगाते हैं यहाँ पे न्यू कीवर्ड, फिर हम यहाँ पे यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर का। तो फिलहाल ऑब्जेक्ट का नाम हो गया ओबीजे। अब मुझे n को वैल्यू देनी है, यानी कि इंस्टेंस वेरिएबल को वैल्यू देनी है, तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट फिर इंस्टेंस वेरिएबल लिखा जाता है। अब इसकी वैल्यू अगर मुझे प्रिंट करनी है तो यहाँ पे भी मैं क्या लिखना होगा मेरे को, ऑब्जेक्ट नेम ओबीजे डॉट फिर इंस्टेंस वेरिएबल का नाम। तो इस तरीके से अब हम इसको सक्सेसफुली यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो देखिए नो सिंटैक्स एरर आ गया है। अब आसानी के साथ में मैं स्टूडेंट मेथड को स्टैटिक मेथड को यूज कर सकता हूं। तो मैंने कंपाइल किया, अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ राइट माउस क्लिक करके, देखिए स्टूडेंट को हम कॉल करेंगे तो यहाँ पे हमारा 15 प्रिंट होता है। तो इस तरीके से हम किसी भी इंस्टेंस वेरिएबल को स्टैटिक मेथड के अंदर यूज करना है तो मुझे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है, देन मैं वहां पे यूज कर पाता हूं। अब जो इंस्टेंस वेरिएबल होता है वो हर ऑब्जेक्ट के लिए हमारे प्रोग्राम में अलग अलग कॉपी क्रिएट करता है, यानी कि अगर किसी भी प्रोग्राम में दो ऑब्जेक्ट हैं तो इंस्टेंस वेरिएबल दोनों ऑब्जेक्ट के लिए दो अलग अलग कॉपी क्रिएट करता है। अब हम बात करते हैं क्लास वेरिएबल की। तो क्लास वेरिएबल क्या होता है, देखिए तो क्लास वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड विद द स्टैटिक कीवर्ड इन अ क्लास लेवल बट आउटसाइड अ मेथड कंस्ट्रक्टर और एनी ब्लॉक। तो जो क्लास वेरिएबल होता है ये भी इंस्टेंस वेरिएबल की तरह किसी मेथड के बाहर या कंस्ट्रक्टर के बाहर या ब्लॉक के बाहर क्लास लेवल में डिक्लेयर किया जाता है। तो यहाँ पे मैं एक इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर करने वाला हूँ, p नाम से मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया। और इंस्टेंस वेरिएबल की पहचान ये होती कि वो क्लास लेवल पे डिक्लेयर होते हैं और उनसे पहले कोई भी स्टैटिक कीवर्ड का यूज नहीं किया जाता है, जबकि जो क्लास वेरिएबल होते हैं उससे पहले हमारा क्लास लेवल पे डिक्लेयर होगा, लेकिन जो कीवर्ड होगा वो यूज किया जाता है स्टैटिक। तो अगर क्लास लेवल पे किसी भी वेरिएबल से पहले स्टैटिक कीवर्ड का यूज किया गया है तो इसका मतलब वो वेरिएबल क्लास वेरिएबल होता है। तो क्लास वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड विद द स्टैटिक कीवर्ड। तो क्लास वेरिएबल जो होते हैं वो स्टैटिक कीवर्ड के साथ क्लास लेवल पे डिक्लेयर होते हैं। तो यहाँ हमारा जो स्टैटिक वेरिएबल हो गया यानी कि क्लास वेरिएबल हो गया वो p होता है। नेक्स्ट पॉइंट, access modifiers can be given for class variable।
क्लास वेरिएबल से पहले हम लोग कोई भी एसएस मॉडिफायर का यूज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे पब्लिक का यूज कर सकता हूँ। तो ये ऑप्शनल होता है, अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट हम लोग इसको यूज करते हैं। चाहें तो एसएस स्पेसिफायर यूज करेंगे, अगर ना चाहें या रिक्वायरमेंट नहीं है तो अगर हम इसका यूज ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट, द क्लास वेरिएबल आर विजिबल फॉर ऑल मेथड कंस्ट्रक्टर एंड ब्लॉक इन द क्लास। जो क्लास वेरिएबल होते हैं वो किसी भी मेथड के अंदर यूज हो सकते हैं, चाहे वो स्टैटिक हो या नॉन स्टैटिक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक नॉन स्टैटिक मेथड टीचर बनाया है, तो मैं इसके अंदर आसानी के साथ में क्लास वेरिएबल को यूज करता हूं विदाउट किसी ऑब्जेक्ट के। तो अब मैं इसको अगर प्रिंट करूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो हमें प्रिंट करना है p को, तो मैंने ये p लिखा, मैं कंपाइल करता हूं देखिए प्रोग्राम को, तो यहाँ पे नो सिंटैक्स एरर, तो इसका मतलब ये वैलिड होता है। तो हम किसी भी क्लास वेरिएबल को नॉन स्टैटिक और स्टैटिक मेथड के अंदर विदाउट ऑब्जेक्ट के क्रिएट कॉल कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। तो मैंने ये स्टैटिक मेथड के अंदर भी मैं इसको यूज कर रहा हूं, मैंने वैल्यू p की 15 दे दिया। अब मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, देखिए आसानी के साथ में यूज हो रहा है, इसके लिए कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जबकि इंस्टेंस वेरिएबल में क्या हो रहा था, नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर तो हम डायरेक्टली यूज कर पा रहे थे, लेकिन स्टैटिक मेथड के अंदर हमें इंस्टेंस वेरिएबल को यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर जो स्टैटिक वेरिएबल है वो आसानी के साथ में बिना ऑब्जेक्ट के डायरेक्टली यहाँ पे यूज हो जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, क्लास वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड डायरेक्टली इनसाइड द क्लास बाय नॉन स्टैटिक मेथड एज वेल एज स्टैटिक मेथड्स। यानी कि जो क्लास वेरिएबल होता है वो डायरेक्टली बिना किसी ऑब्जेक्ट के यूज हो जाता है स्टैटिक मेथड में भी और नॉन स्टैटिक मेथड में भी। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि जो स्टैटिक वेरिएबल होता है यानी कि क्लास वेरिएबल होता है वो हर ऑब्जेक्ट के लिए एक कॉमन कॉपी क्रिएट करता है मेमोरी में। यानी कि अगर मेरे प्रोग्राम में 5 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए गए हैं तो हमारे पांचों ऑब्जेक्ट के लिए क्लास वेरिएबल एक सिंगल कॉपी मेमोरी सेल में क्रिएट करता है। उसी सिंगल मेमोरी सेल को 5 ऑब्जेक्ट की यूज करते हैं, शेयर करते हैं। यानी कि यहाँ पे हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपी क्रिएट नहीं होती है। जबकि इंस्टेंस वेरिएबल में क्या हो रहा था, हर वेरिएबल के लिए मेमोरी में अलग अलग कॉपी बन रही थी, जबकि क्लास वेरिएबल में हर ऑब्जेक्ट के लिए एक कॉमन कॉपी बनता है मेमोरी का। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकल वेरिएबल के बारे में। तो लोकल वेरिएबल क्या होता है, देखिए लोकल वेरिएबल आर डिक्लेयर इन मेथड कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक्स। यानी कि जो इंस्टेंस वेरिएबल थे या जो हमारे क्लास वेरिएबल थे वो कभी भी मेथड के अंदर डिक्लेयर नहीं होते थे, क्लास लेवल में डिक्लेयर होते थे। जबकि लोकल वेरिएबल हमेशा मेथड के अंदर ही डिक्लेयर किए जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे इंट आर नाम का वेरिएबल बनाया, तो ये आर क्या है, ये मेथड टीचर के अंदर यूज हो रहा है, तो इसलिए ये लोकल वेरिएबल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पर कोई और दूसरा वेरिएबल यूज करूं इंट जे, तो ये जे भी क्या है, लोकल वेरिएबल है। अब लोकल वेरिएबल क्या होता है, किसी मेथड के अंदर डिक्लेयर किया जाता है। जैसे ये आर जो है टीचर के अंदर मैंने डिक्लेयर किया है तो ये लोकल वेरिएबल हो गया, और यहाँ जे क्या है, स्टूडेंट के अंदर डिक्लेयर किया गया, ये भी लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल का जो स्कोप होता है, स्कोप मींस दायरा जहां पे वो यूज हो सकता है, वो केवल इसी मेथड के अंदर जहां वो डिक्लेयर किया गया है केवल उसी मेथड के अंदर उसको यूज किया जा सकता है, उसके बाहर उसे यूज नहीं किया जा सकता है। जैसे आर जो है केवल टीचर के अंदर यूज हो सकता है और जे केवल स्टूडेंट के अंदर यूज हो सकता है। यानी कि जे को स्टूडेंट मेथड के बाहर हम यूज नहीं कर सकते हैं, जबकि टीचर से बाहर हम लोग आर का यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ आर और जे हमारे लोकल वेरिएबल होते हैं। SS modifiers कैन नॉट बी यूज्ड फॉर लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल से पहले हम कोई भी SS मॉडिफायर का यूज नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए अभी मैं कंपाइल कर रहा हूं, हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, लेकिन अगर मैं इससे पहले पब्लिक कीवर्ड SS स्पेसिफायर का यूज करता हूं तो देखिए हमारे प्रोग्राम में एरर आ जाती है। तो हम किसी भी लोकल वेरिएबल से पहले SS स्पेसिफायर का यूज नहीं कर सकते हैं। Local variables are visible only within the declared method constructor और block।
यानी कि लोकल वेरिएबल केवल उसी फंक्शन के अंदर यूज हो सकते हैं जिसके अंदर उन्हें डिक्लेयर किया गया है, यानी कि वे वेरिएबल अपने फंक्शन के बाहर यूज नहीं हो सकते हैं। Next point, there is no default value for local variables. So local variables should be declared and an initial value should be assigned before the first use. अब यहाँ पर क्या होता है देखिए, लोकल वेरिएबल को कभी भी अनइनिशियलाइज्ड फॉर्म में हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे मैंने एक लोकल वेरिएबल आर लिया है, अब मैं अगर इसकी वैल्यू प्रिंट करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मैंने यहाँ पे n की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो ये क्या देगा, ये हमें एरर दे देता है। तो एरर क्यों देता है, देखिए जो लोकल वेरिएबल होता है वो अनइनिशियलाइज्ड फॉर्म में यूज नहीं हो सकता। अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल क्या होता है, देखिए ऐसा वेरिएबल जिसे कोई भी वैल्यू नहीं दी जाती है उसे अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल कहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, एग्जांपल हम समझ लेते हैं, मैंने लिया सपोज इंट a इक्वल 5, तो जब किसी वेरिएबल को वैल्यू दी जाती तो उसको बोलते हैं इनिशियलाइज्ड वेरिएबल। तो यहाँ a को वैल्यू दी गई 5, तो a हो गया इनिशियलाइज्ड वेरिएबल। लेकिन अगर इसी वेरिएबल को हम वैल्यू ना दें तो अब इसको बोलते हैं अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल। तो ऐसे हमारा r भी क्या हो गया, अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल हो गया। तो किसी भी लोकल वेरिएबल को हम लोग अनइनिशियलाइज्ड फॉर्म पे यूज नहीं कर सकते हैं। हमारा प्रोग्राम देखिए एरर जनरेट करता है। जबकि इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल को हम लोग अनइनिशियलाइज्ड फॉर्म में यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब मैंने r क्या बना दिया, यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल बना दिया। तो इंस्टेंस वेरिएबल क्या होगा, इंटीजर टाइप का है, तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0 होगी इंटीजर की। तो यहाँ पे हम आसानी के साथ इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एरर फाउंड इन क्लास। तो फिलहाल जो एरर है वो किस बात का है, यहाँ पे मैं n प्रिंट कर रहा था तो मैंने यहाँ r ले रखा है, उसका है। तो फिलहाल अब देखिए नो सिंटैक्स एरर है, तो अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमारा 0 प्रिंट होता है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो मैं नीचे यहाँ यूज कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने r को कोई वैल्यू नहीं दी, मैं स्टूडेंट के अंदर इसको यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये नॉन स्टैटिक है, तो इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ रहा है। तो मैं इसको स्टैटिक बना लेता हूँ। देखिए ये आ गया। तो मैंने r क्या होगा, हमारा क्लास वेरिएबल हो गया। तो क्लास वेरिएबल को अनइनिशियलाइज्ड फॉर्म में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 आता है। तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। यानी कि जो क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं वो अनइनिशियलाइज्ड फॉर्म पे यूज हो सकते हैं, लेकिन लोकल वेरिएबल को कभी भी हम लोग अनइनिशियलाइज्ड फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे r हमारा लोकल वेरिएबल है। देखिए अब अगर मैं इसको यूज करूं तो ये अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल है, तो वो एरर जनरेट करता है। तो लास्ट पॉइंट पे यही चीज बोली गई है, देयर इज नो डिफॉल्ट वैल्यू फॉर लोकल वेरिएबल्स, सो लोकल वेरिएबल्स शुड बी डिक्लेयर्ड। इसलिए कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती लोकल वेरिएबल के लिए, लोकल वेरिएबल को हमेशा डिक्लेयर करना होता है। एंड एन इनिशियल वैल्यू शुड बी असाइंड, और कभी भी उसको इनिशियल वैल्यू देनी होती है बिफोर द फर्स्ट यूज, यूज करने से पहले उसे इनिशियल वैल्यू देना मस्ट होता है। तो जैसे यहाँ पे हमने इनिशियल वैल्यू नहीं दी, अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो ये एरर जनरेट करता है। तो मैं अगर इसको इनिशियल वैल्यू इस तरीके से प्रोवाइड करूंगा तो फिर ये हमारा कोई भी एरर जनरेट नहीं करता है और प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होता है। तो यहाँ पर 3 तरीके के वेरिएबल हो गए। फर्स्ट क्या होगा, इंस्टेंस वेरिएबल, थर्ड सेकंड हो गया क्लास वेरिएबल, और थर्ड एंड लास्ट हो गया लोकल वेरिएबल। तो उम्मीद है आपको ये तीनों वेरिएबल समझ में आ गए होंगे और वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।